तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल त्रानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स के सिलेबस पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास आउट हम हो गए, है ना। जब हम थर्ड ईयर में गए तो थर्ड ईयर में जाने पे ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई मैथ लें कि ना लें। एक फोबिया जनरेट कर दिया गया है कि थर्ड ईयर के मैथ का सिलेबस हार्ड होता है, लेंथी होता है ना। उसको पढ़ने में टाइम चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, थोड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन जितना बताया जाता है कि जितना हार्ड होता है ना, यहाँ काफ़ी टफ माना जाता है। कई लोग डर के मारे थर्ड ईयर में मैथ छोड़ देते हैं, है ना। तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ठीक ठाक आपकी मैथ है तो थर्ड ईयर में मैथ लीजिए, बहुत अच्छी मैथ है, बहुत इंटरेस्टिंग है थर्ड ईयर की मैथ। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जितना आपने पढ़ा है ना, क्योंकि थोड़ा फर्स्ट ईयर में नए नए रहते हैं तो हो सकता है थोड़ा टफ लगता हो, फिर सेकेंड ईयर में आते आते हैबिचुअल हो जाती है। लेकिन थर्ड ईयर की जब आप मैथ पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी मैथ है ना, बहुत बढ़िया उसका कॉन्सेप्ट है। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो उसको मज़ा आएगा, अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो, है ना। अगर केवल ठीक ठाक डिग्री के लिए पढ़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो कहीं, ठीक है। तो सबसे पहले, है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तीन पेपर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ थर्ड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर में आपको मैथ के 4 पेपर मिलेंगे। पहला पेपर जो होता है वो रियल एनालिसिस, ठीक है। सेकेंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, थर्ड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस, है ना। न्यूमेरिकल मेथड करके भी कहीं कहीं नाम दिया रहता है, ठीक है। यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी के, यूपी स्टेट में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके सिलेबस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, यूनिफाइड सिलेबस पे, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शनल पेपर होता है। अब ये ऑप्शनल पेपर ना, इसमें कहीं कहीं 3 कहीं 4 पेपर होते हैं, तो उसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे एलपीपी चलता है, तो हम लोगों को एलपीपी पढ़ाना रहता है। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये भी होता है। या इसकी जगह पे कहीं कहीं आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री जिसमें टेंसर वगैरह आता है, ठीक है, वो भी आप चूज़ कर सकते हो। या स्टेटिस्टिकल मैथमेटिक्स कहीं कहीं होती है, वो भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो तीनों में से कॉलेज अपनी सुविधा या बच्चे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, या एक कंप्यूटर का भी प्रोग्रामिंग सी और न्यूमेरिकल मेथड करके एक पेपर होता है, वो भी ऑप्शनल में शायद होता है ना। तो उसको भी आप चूज़ कर सकते हो। तो 4 में से कोई भी जो आपके कॉलेज में चलता हो, मैक्सिमम जगह जहाँ तक मुझे पता है तो यही एलपीपी का ही पेपर होता है, ठीक है। या जहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, कहीं कहीं जैसे जो ऑटोनॉमस कॉलेज है ना, वो बाउंड कर देते हैं कि आपको यही पढ़ना है, वो ऑप्शन चूज करने नहीं देते हैं। जैसे अब कहीं अदर यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ ऑप्शन मिलता है कि आप ये चूज़ कर लो, ये चूज़ कर लो, ये चूज़ कर लो। और कहीं कहीं ये होता है कि नहीं, जब हम लोगों ने, जब मैं यूपी कॉलेज से था थर्ड ईयर में, है ना, तो बाउंड कर दिया गया था, वहाँ ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री था, है ना, टेंसर वेंसर पढ़ना था, तो वो ऑप्शन ही नहीं था। मतलब वहाँ पे ऑप्शनल होता था, लेकिन एक फिक्स कर दिया गया था कि आपको यही पढ़ना है ना, आप अपने मन से चूज़ नहीं कर सकते। तो मैं अपने चैनल पे जो अभी स्टार्ट करूँगा ना, थर्ड ईयर का ये फोर्थ पेपर में जो मैं पढ़ाऊँगा वो मैं एलपीपी स्टार्ट करूँगा। उसके बाद, है ना, जब ये एलपीपी कंप्लीट हो जाएगा तब डिफरेंशियल ज्योमेट्री वगैरह पे जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने एलपीपी ही लिया होगा, तो ज़्यादा फोकस उसी पे करना पड़ेगा, है ना। आप कमेंट करके फिर बताइएगा कि नहीं सर, मेरा ऑप्शनल पेपर डिफरेंशियल ज्योमेट्री है या स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूं। तो सबसे पहले जानते हैं रियल एनालिसिस के सिलेबस को। उसके लिए मुझे बुक लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बुक केवल सिलेबस देखने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये नहीं कि सर ने ये बुक ली है तो ये बुक बहुत अच्छी होगी या ये हमको लेनी है, नहीं। बुक के लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक प्रीफर करनी चाहिए, कौन सी बुक से आपको स्टडी करनी चाहिए, ताकि आपके बीएससी का भी काम चल सके और उससे आगे पढ़नी है, एमएससी करना है या नेटवेट, तो उसका भी काम चल जाएगा। तो उस बुक पे हम अलग से डिस्कस करेंगे किसी एक वीडियो लेक्चर में। तो फिलहाल मैं आपको राइटर वाइटर कुछ इस बुक का नहीं बताने वाला, ठीक है। देखिए, वही चीज़ जैसे आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में देखा, हर एक पेपर में 5-5 यूनिट, है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि इसमें 5 यूनिट रहेंगी, ठीक है, इसमें 5 यूनिट, ठीक है, इसमें आपकी 5 यूनिट रहेंगी, ठीक है, और इसमें आपकी 5 यूनिट रहेगा,
ठीक है, 5-5 यूनिट भाई हमको पढ़नी। हाँ, ये मान के चलिएगा कि एक डर मत बनाइएगा कि नहीं हार्ड लग रहा है ना, ये हार्ड होता है। ठीक है, अगर एक फोबिया बना लोगे तो वो माइंड पे इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये मान के चलिएगा कि नहीं अच्छा है ना, मज़ा आने वाला है पढ़ने में। क्योंकि आप बीएससी थर्ड ईयर में हो, मैथ आपने अगर ले ली तो थोड़ा टफ हो, मतलब थोड़ा, हाँ ये है कि टाइम देना पड़ेगा। अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप क्लास 8th की मैथ की तरह है ना एक फिक्स सिलेबस है, 4 न्यूमेरिकल लगा लिए या 10 न्यूमेरिकल लगा लिए तो काम चल गया है, कि एक्सरसाइज लगा लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कुछ फ़ायदा भी है आपका, कुछ चीज़ें, कुछ थ्योरम्स वगैरह फिक्स होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप पास आउट हो, आप समझ गए होंगे कि थर्ड ईयर में आते आते कि भाई काफ़ी सारी चीज़ें अनसॉल्व से और काफ़ी सारे थ्योरम्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं जिनको आना ही है ना। तो ये सब थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है बीएससी में। तो खैर अगर इसके यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में रियल नंबर से बेस्ड सब चीज़ पढ़ना पड़ता है, जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, नेबरहुड है ना, इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन क्लोज सेट, डेराइव सेट है ना, डेंस सेट, परफेक्ट सेट, बेल्जोनो वेस्टास थ्योरम। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट फर्स्ट में। हो सकता है सुनने से थोड़ा समझ में ना आता हो, लेकिन अब जैसे आप रुकिए, अच्छा 5वें यूनिट में बता दे रहा हूँ। फिर जैसे यूनिट फर्स्ट से आप स्टार्ट मत करना बहुत ज़्यादा, जैसे थ्योरेटिकल टाइप की है, पूरी लैंग्वेज आ जाएगी, पूरा समझना पड़ेगा, तो हो सकता है टाइम टेकन हो जाए है ना। इसमें जब हम यूनिट 5th पे पहुँचेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, मैट्रिक स्पेस से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, थोड़ा मज़ा आता है ना। तो हमेशा किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करो, जैसे थर्ड ईयर की किसी भी मैथ को स्टार्ट करो, सबसे पहले जो स्टार्ट करना वो थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला पोर्सन, जैसे मैट्रिक स्पेस है ना, तो अगर वो आप पढ़ने बैठोगे तो आपको ये लगेगा जैसे आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, रिंग थ्योरी पढ़ी है, वेक्टर स्पेस पढ़ी है, तो उसी सब टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो आप पढ़ के उससे बहुत अच्छे से है ना समझ में आ जाएगा अच्छे से उसको। आइए बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है ना, सब सीक्वेंस, बाउंडेड इन मोनोटोनिक सीक्वेंस, कन्वर्जेंस सीक्वेंस, कूची सीक्वेंस, ऑफ लिमिट। अच्छा ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस आप ये मत समझना कि वो वाला है जो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, नहीं, थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है ना। ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड करके उसको यहाँ पे चीज़ें आएंगी। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे थ्योरम्स वगैरह जो थे वो लिमिटेड थे है ना, बहुत ज़्यादा। जैसे सीक्वेंस और सीरीज आपका जो फर्स्ट यूनिट है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसमें हम डीप पे नहीं जाते थे, वहाँ ऊपर ऊपर पढ़ लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको उन्हीं चीज़ों को थोड़ा डीप जाके पढ़ना है। ठीक है, तो ये अंतर हो जाता है। ठीक है, कूची सीक्वेंस, कूची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, और ये सब ऐसी थ्योरम्स हैं, जैसे कूची थ्योरम इसमें आएगा ना, कूची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस आएगा है ना, सीरीज ऑफ फंक्शन आएगा। तो इन सब में जो थ्योरम है कई सारी है ना, तो वो थ्योरम फिक्स है। ठीक है, एक एक यूनिट में आप रियल एनालिसिस में ये समझो कि 4 से 5 थ्योरम्स हैं है ना, और कुछ और एक्स्ट्रा थ्योरम आएंगी। तो ये जो नाम वाली थ्योरम आपको बीएससी में कहीं भी दिखे, खासकर रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें जो भी नाम वाली थ्योरम दिखे आप ये समझो कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। वो उसको एग्जाम में कहीं ना कहीं से आप खुद ही अपने कॉलेज का या अपने यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देखना 5 साल का है ना, उसको रिपीटेड करता है। ठीक है, हालांकि जब आप पूरा मतलब स्टार्टिंग से पढ़ने बैठो तब आप ये नहीं कि केवल फिक्स चीज़ पढ़े जा रहे हैं, नहीं, तब हमको एक बार क्योंकि पूरा अच्छे से नॉलेज लेना है, तो एक बार पूरा अच्छे से आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, पूरा अच्छे से पढ़ो है ना, टाइम दो। फिर जब एग्ज़ाम आता है तो फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें आपने पढ़ी है, क्योंकि रिवाइज नहीं कर सकते हम पूरा है ना, 4 पेपर होते हैं, थोड़ा टाइम टेकन होता है पढ़ना, हर एक चीज़ को माइंड में याद रखना। ठीक है, तो हाँ ये कर सकते हैं कि पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, तब आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। उसके लिए भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह के वीडियोज़ वगैरह और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं वो प्रोवाइड किया हुआ है, तो उससे आप हेल्प ले सकते हो। और अभी हम ये रियल एनालिसिस अपने वीडियो पे मतलब वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं।
तो अब उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो और बेल आइकन प्रेस कर देते हो तो जब भी वो वीडियो जाने स्टार्ट होंगे तो आपको दिख जाएंगे। वैसे जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके 1-2 दिन बाद के जब आप चैनल पे जाके देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा मैट्रिक स्पेस वगैरह स्टार्ट हो चुका होगा। ये स्टार्ट एक हो सकता है आज आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो कल या परसों से मैट्रिक स्पेस में स्टार्ट कर दूं, आपको वो दिख जाएगा, ठीक है, वीडियो में जा करके। तो प्लीज़ अगर रियल एनालिसिस या बाकी और चीज़ें स्टार्ट होंगी तो उसको अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना और अच्छे से पढ़ना हो तो उसके लिए आप भाई आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन उसमें कमेंट कर देना अगर आप बीएससी थर्ड ईयर के ग्रुप से ऐड होना चाहते हो। 257 की आप जानते हो लिमिट होती है व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो उससे ज़्यादा मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा लोगों को, एक ही ग्रुप बनाऊंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो वो ग्रुप फुल होने से पहले अगर आप चाहो तो आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। एक ही ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें जितने भी लोग ऐड हो पाएँ, तो वहाँ पर मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अभी टेलीग्राम वगैरह मैंने नहीं स्टार्ट किया है। तो फिर जब वो स्टार्ट करूंगा तो और अच्छे से सब कोई जुड़ जाएगा, ठीक है। जो अगर थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो थर्ड यूनिट में आपका जैसे आपने लिमिट वगैरह पढ़ा है तो अब यहाँ पे हर एक चीज़ का एक्सटेंडेड फॉर्म आ जाएगा। जैसे लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल आ जाएगा। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, आप सिंगल वेरिएबल पे बात करते थे, तो उसको थोड़ा एक्सटेंड करके उसको 2 वेरिएबल में कर दिया गया। वो आपको पढ़ना है। टेलर थ्योरम ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ने हैं, हमने 1 वेरिएबल में अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम इन ऑफ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल पढ़ना है ना, ठीक है। और लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट मल्टीपल्स ये सब पढ़ना है, ठीक है। बाउंडेडनेस पढ़नी है, इंडिटर्मिनेट वैल्यू प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, मीनिंग ऑफ साइन ऑफ डेरिवेटिव, डरबॉक्स थ्योरम एंड डरबॉक्स फर्स्ट थ्योरम होता है, सेकंड थ्योरम होता है, तो वो दोनों भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं फोर्थ यूनिट पे। तो फोर्थ यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, अच्छा फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो है जो मैं बात कर रहा था, तो अगर जब रियल एनालिसिस आप पढ़ने बैठोगे सबसे पहले आपको ये फोर्थ और फिफ्थ यूनिट पढ़नी है। थोड़ा इजी हो जाएगा, मज़ा आने लगेगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। और एक बार अगर मज़ा आने लगा पढ़ाई में तो फिर आप जो स्टार्टिंग के 3 यूनिट है वो है तो इनसे सिंपल है ना, लेकिन उसमें थोड़ी बोरियत टाइप की आप कह सकते हो, थोड़ी फीलिंग आती है ना, थोड़ा प्रेशर टाइप का क्रिएट होता है। तो वो ना स्टार्ट करके अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सिंपल हो जाती है रियल एनालिसिस, ठीक है। रिमान इंटीग्रल फोर्थ यूनिट की बात करूँ उसमें है रिमान इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। जो हमने मीन वैल्यू थ्योरम ये फर्स्ट ईयर वाला पढ़ा है वो नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा अलग है, ठीक है। उससे कोरिलेट मत करिएगा, उससे इसका कुछ लेना देना भी नहीं है, ठीक है। वो अलग चीज़ है वो, और फर्स्ट ईयर वाला और ये अलग है, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, देयर कन्वर्जेंस, कंपैरिजन टेस्ट, म्यू टेस्ट, एबल टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है। जैसे हमने क्या था, हमने फर्स्ट ईयर में भी कंपैरिजन टेस्ट और इंटीग्रल पे कई सारे टेस्ट पड़े हुए थे, फंक्शन पे, सीरीज पे ना, जो इनफाइनाइट सीरीज, सीक्वेंस सीरीज में इनफाइनाइट सीरीज वाला पोर्शन था, तो उसमें कंपैरिजन टेस्ट है ना और कई लॉगरिथमिक टेस्ट, कई टाइप के टेस्ट आते थे। तो वहाँ क्या होता था कि वो टेस्ट सीरीज पे अप्लाई होते थे और यहाँ ये टेस्ट आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल में अप्लाई होंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कैसे टेस्ट लगा के कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप जानते हो कि अगर इंटीग्रल में कुछ दिया हो तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा टफ टास्क होता है, अगर क्योंकि भाई इंटीग्रल में कोई फिक्स अगर फॉर्म पे है तब तो हम समझ लेते हैं कोई, लेकिन कुछ भी हम लिख दिए तो उसको निकालना टफ मतलब एक काम हो जाता है, ठीक है। डिफरेंशियल में आप कुछ भी लिख लो उसको डिफरेंशिएट आप कर लोगे, लेकिन इंटीग्रल में आप नहीं कर पाते हो। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे कैसे टेस्ट अप्लाई करके कैसे उसके अलग अलग टाइप के इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं, कैसे उस पर अलग अलग टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो वही सब यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। डिरिचलेट टेस्ट है ना, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ, ठीक है, पैरामीटर्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेबिलिटी, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। और लास्ट में यूनिट 5 है ना, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और यही यूनिट 5 हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, जो मैट्रिक स्पेस की मैं बात कर रहा था। डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक स्पेस, नेबरहुड, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन एंड क्लोज सेट है ना,
सब स्पेस, कन्वर्जन, कुची सीक्वेंस, कंप्लीटनेस, ठीक है। कंप्लीटनेस, अच्छा ये सब जो टॉपिक है, ठीक है, ये वाला या रिमान वाला, ये सब आपके जैम वगैरह के भी सिलेबस में थोड़ा बहुत कवर होता है। तो इसको आप कोशिश करना थोड़ा अच्छे से पढ़ने की, ठीक है। मतलब ऐसा पढ़ो, और खासकर रियल और कॉम्प्लेक्स का आप ऐसा नोट्स बनाना कि वो नोट्स आपको, अगर जैसे आपको जेम की तैयारी करनी है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाना कि बाद तक ये नोट्स आपको समझ में आए, ये नहीं कि कुछ भी उठा के लिख दिए, भर दिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान दे के ये सब पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक है। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, ठीक है। तो इतना आपके रियल एनालिसिस में था। तो आप जल्दी से बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो यहाँ पे बुक आ गई मेरे हाथ में, सिलेबस खोल लेते हैं, ठीक है। बुक अगेन मैं बताने वाला नहीं हूँ, अगर दिखती हो तो भी मत लीजिएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कि बुक कौन सी लेनी है। देखिए अगेन, जैसे इसमें 5 यूनिट होती थी, इसमें भी 5 यूनिट आपकी है, ठीक है। तो उस 5 यूनिट में जब पहली यूनिट की बात करते हैं तो उसमें फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, अच्छा ये सब अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। जैसे रियल वैल्यूड फंक्शन पे हम पढ़ते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपकी आ गई है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन, कुची रीमान इक्वेशन, अच्छा कुची रीमान इक्वेशन जब आप क्लास में पढ़ोगे ना, तो कॉलेज वगैरह में, तो टीचर बहुत आराम से चिल्लाएगा सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन, है ना। तो वही कुची रीमान, सी आर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, उसको लोग सी आर करने लगते हैं, ठीक है। तो उन सबसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे बीएससी कर रहे हो तो आपको पता है कई चीज़ों के शॉर्ट फॉर्म बनाकर उसका नाम लिया जाता है। हाँ, तो जो सी आर इक्वेशन है वो आपको कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में पढ़ना है। हार्मोनिक फंक्शन है, ऑर्थोगोनल सिस्टम है, पावर सीरीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन है। पावर सीरीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको थोड़ा आपको ध्यान दे के पढ़ना होगा। और सेकेंड यूनिट बात करें तो एलिमेंट्री फंक्शन है, मैपिंग ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन है, लीनियर और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिक्स पॉइंट है, क्रॉस रेशियो, इन्वर्स पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, कन्फर्मर ट्रांसफॉर्मेशन है, कन्फर्मर मैपिंग वगैरह जो कहा जाता है, ठीक है, वो सब है। थर्ड यूनिट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रल है, कूची फंडामेंटल थ्योरम है ना, कूची इंटीग्रल फार्मूला है, मोरेरास थ्योरम है, लवलीस थ्योरम है। ये लवलीस थ्योरम ये फर्स्ट ईयर वाला नहीं है, थोड़ा चेंज है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है, वो रियल पे होता था, ठीक है। मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम है, टेलर लॉरेंट सीरीज है। अच्छा जो मैंने अभी थ्योरम के नाम लिए, जैसे मोरेरास थ्योरम, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, मिनिमम मॉडुलस थ्योरम भी इसी में आ जाएगा, उसका नाम नहीं दिया लेकिन वो भी इसी में इंक्लूड है, ठीक है। और लवलीस थ्योरम, तो जितने जैसे कूची फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। तो ये सब जो भी मैंने थ्योरम का नाम लिया, तो अगर जैसे कुछ ना समझ में आए तो कम से कम इतना ज़रूर करना। हाँ लेकिन ये सब जो थ्योरम हैं भाई, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम और मोरेरास थ्योरम, अगर ये सब आप देखोगे ना तो इनका प्रूफ 7-8 पेज में गया हुआ है, ठीक है। हालांकि टेंशन मत लेना, हार्ड नहीं है, ठीक है। एक बार प्रोसेस समझ में आ गया कैसे कैसे होता है, तो स्टेपिंग आपको याद करनी होगी। पूरा थ्योरम मत रटने लगिएगा, क्योंकि पूरा थ्योरम ना रियल में ना कॉम्प्लेक्स में आप रट नहीं पाओगे, ठीक है। पूरा थ्योरम नहीं रट पाओगे, ठीक है। स्टेपिंग समझिएगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, उसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। हाँ ऑब्वियसली याद करने पड़ेंगे, ठीक है, याद किए बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं तो वो याद करनी पड़ेंगी, और बाकी की चीज़ें अगर स्टेपिंग याद हो गई ना, तो बाकी की चीज़ें आप ऑब्वियसली उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आएगा, थोड़ी बहुत स्टेपिंग होगी तो वो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो नाम वाले थ्योरम पे आपको ध्यान देना है। हाँ उसके बाद सिंगुलरिटीज ऑफ जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। रॉचीज थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, एनालिटिक कंटिन्यूएशन है, ठीक है। उसके बाद अगर यूनिट 5 की बात करें तो रेसिड्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू द इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, आर्गुमेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। इतना आपका था कॉम्प्लेक्स में। थोड़ा डीप हम नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से बस पढ़ रहे हैं क्या है क्या नहीं, इस पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डीप जाने का मतलब काफ़ी, क्योंकि 4 पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो वैसे ही वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है ना, तो अच्छे से डिस्कस करने में तो डीप जाने में तो और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक पेपर को अलग अलग लेके उस पर डिस्कस किया जाएगा ना, उसमें आराम से, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर से केवल बात होगी। अब बात करते हैं थर्ड पेपर की। अगेन
5 यूनिट रहेंगी, इसमें भी थर्ड पेपर। न्यूमेरिकल एनालिसिस आपका थर्ड ईयर का ये मान के चलो कि सबसे सिंपल पेपर है। अगर आप चाहो तो इस पूरे के पूरे 5 यूनिट के, आप विश्वास मानना, आप 1 महीने के अंदर, मतलब 28 से 30 दिन के अंदर आप अच्छे से नोट्स बना के एकदम अच्छे से कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक है, रियल में थोड़ा टाइम लग सकता है, कॉम्प्लेक्स में समझने में करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस सबसे सिंपल पेपर है। ठीक है, एक बार समझ में आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, जब मैं स्टार्ट करूँगा इसको मैट्रिक स्पेस के बाद तुरंत न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करूँगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत सिंपल पेपर है। एक बार समझ में आ गया काम बन जाएगा। ठीक है, तुरंत समझिए, तुरंत नोट्स बनाइए, ठीक है, काम चल जाएगा उतने से। और बहुत जल्दी आप इसको ख़त्म भी कर लेते हो, 1 महीने के अंदर पूरा पेपर, पूरे 5 यूनिट आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से, और उसको आप ख़त्म भी कर लोगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या आपको पढ़ना है, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेज, ठीक है, इंटरपोलेशन ऑफ इक्वल इंटरवल, उसमें आपको न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला दिखने को मिलेगा। ठीक है, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल, जैसे इक्वल इंटरवल पे हम एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, फिर अनइक्वल इंटरवल पे पढ़ते हैं, तो वही दिया गया है, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स टू द आर्गुमेंट सेंट्रल डिफरेंशियल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, अप्रॉक्सीमेशन आएगा, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आएगा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, और भी कई सारी, जैसे रुंज-कुत्ता मेथड, यूलर मेथड, ठीक है, रुंज-कुत्ता नाम है, ठीक है, यूलर मेथड, और भी कई सारे टाइप के मेथड होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। वैसे इसका कुछ पोर्शन ना, अगर आपने एमडी रासिंगानिया के डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक ली हुई है, ठीक है, तो उससे मैच कर जाएगा। आपकी ये मान के चलो कि 1.5 से 2 यूनिट उसमें आपको मिल जाएगी इस न्यूमेरिकल एनालिसिस की। तो अब भैया बात करते हैं एलपीपी, है ना, इसमें हमको क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो बुक में आपको दिखाऊंगा नहीं कि मैंने कौन सी बुक ली हुई है, ऑप्शनल है ना। तो हम एलपीपी बात करेंगे, डिफरेंशियल ज्योमेट्री पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप बता देना कि सर हमें, मेरे कोर्स में एलपीपी नहीं है, हमारे कोर्स में डिफरेंशियल ज्योमेट्री है या स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स है, तो उसमें मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो पेपर है ना, जो एलपीपी वाला है, ये एमबीए वाले बच्चे पढ़ते हैं, है ना, कहीं कहीं एमएससी में पूरा अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं थर्ड ईयर में ही दे दिया गया है, तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे है थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा ये पढ़ोगे तो आप ये समझो कि मार्केटिंग वगैरह ना, इन सब में यूज होने वाली चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना, स्टेटमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड, है ना, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, या वो स्टैंडर्ड एंड मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, है ना, ये सब है। नाम से कंफ्यूज मत होना, या ये मत समझ लेना कि काफ़ी टफ है, बहुत सिंपल है। ठीक है, जिस तरह न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत सिंपल है, जब आप पढ़ने बैठोगे तो उसको 1 महीने में कवर कर सकते हो, उसी तरह इसमें भी है। ठीक है, स्टार्टिंग के 1 यूनिट में आपको मेहनत करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, थोड़ी नई चीज़ें हैं, है ना, और कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाता है। ठीक है, तो वो सब समझने में जितना भी आपको टाइम लग जाए, लेकिन अगर एक बार फर्स्ट यूनिट समझ में आ गई, फर्स्ट यूनिट पे मेहनत करना। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट ही स्टार्ट करना, जैसे न्यूमेरिकल में भी और इसमें भी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बीच की कोई यूनिट उठाते हो या लास्ट से चलते हो तब नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट करके, है ना, पहले की चीज़ का बाद में यूज किया गया है, तो नहीं समझ में आने वाला। स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहली यूनिट से, और उसको पहली यूनिट पे आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, न्यूमेरिकल में भी और इसमें भी, ठीक है, आप ये मान के चलो कि पहली में अगर आपने ज़्यादा टाइम दिया तो आपका बाद की चीज़ों में टाइम बहुत अच्छे से बचने वाला है। ठीक है, पहली यूनिट समझ में आ गई तो बाद की यूनिट आप ये समझ लो कि बहुत कम टाइम में आप सॉल्व करके बहुत अच्छे से समझने वाले हो। जैसे कि डिफरेंशियल हम पढ़ते हैं ना सेकेंड ईयर में, सबने पढ़ा हुआ है भाई। ठीक है, डिफरेंशियल पढ़ते हैं तो डिफरेंशियल में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री एक बार पढ़ लिए, है ना,
और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ लिए, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ डिग्री में वेरिएबल सेपरेबल और ठीक है एग्जैक्ट, होमोजीनियस, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, ठीक है। अगर ये सब एक बार समझ में आ गया तो आपने ध्यान दिया होगा कि अगर फर्स्ट यूनिट समझ में आ गई, उसी पे बेस्ड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पूरा उसी पे बेस्ड था, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट समझ में आ गई तो उसके बाद बस हमको प्रोसीजर समझना रहता था और उसको अप्लाई करके फिर जो लास्ट में जो आता था वो फर्स्ट यूनिट पे ही आ जाता था। किसी न किसी को सॉल्व करके वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे ही पहुंचता है हमेशा, है ना। तो उससे चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाती थी। इसी तरह यहाँ पे भी है कि आपको जो सिंप्लेक्स मेथड आएगा, ठीक है, आप में इसमें यूनिट सेकंड में दिया हुआ है, और ग्राफिकल मेथड, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, और ग्राफिकल में ग्राफ किस तरह बनाते हैं, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें समझ में आ गई तो बाकी की 4 यूनिट बहुत सिंपल हो जाती है, तब बहुत आराम से उसको समझ में आएगी, क्योंकि पहले की चीज़ों का या पहले की वर्डिंग डेफिनेशन का बाद में अच्छे से यूज किया गया है। कॉन्वेक्स सेट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स मेथड, आर्टिफिशियल वेरिएबल, बिग एम मेथड, ठीक है, टू फेज मेथड। अच्छा, जैसे आपको मैं पढ़ रहा हूँ ना, सिंप्लेक्स मेथड, आर्टिफिशियल वेरिएबल, बिग एम मेथड, टू फेज मेथड, अगर आपने केवल सिंप्लेक्स मेथड अच्छे से पढ़ लिया जो इसमें दिया गया है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। बिग एम मेथड क्या होता है, बहुत सिंपल है, बस सिंप्लेक्स मेथड के आगे थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते हुए बिग एम मेथड के लिए कुछ थोड़ा सा अलग चेंज करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, टू फेस के लिए थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। तो सिंप्लेक्स सब में यूज होता है, ठीक है। इसके बाद के भी जो यूनिट हैं, है ना, जैसे इसमें है रिसोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, है ना, ठीक है। तो इन सब में जैसे रिवाइज सिंप्लेक्स में भी आपका सिंप्लेक्स यूज होगा। सिंप्लेक्स अगर नहीं आता है तो रिवाइज सिंप्लेक्स भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो सिंप्लेक्स अच्छे से पढ़िएगा। सिंप्लेक्स पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना, क्योंकि पहली बार पढ़ोगे ना तो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, थोड़ा लेंदी लग सकता है, थोड़ा इरिटेटिंग लग सकता है, लेकिन टाइम दे के अच्छे से अगर उसको आप एक बार समझ गए तो आगे की चीज़ें बेटर वे में समझ में आ जाएंगी, ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएंगी। डुअलिटी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग पावर, डुअल सिंप्लेक्स मेथड, है ना। तो फिर इसमें सिंप्लेक्स का अगेन पूरा मेथड, पूरा प्रोसीजर सेम रहता है, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती है, अगेन यूज होने वाला है, ठीक है। इसमें भी प्राइमर डुअल मेथड, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, इंटीजर में भी सिंप्लेक्स का पूरा यूज होना है। हाँ, ये थोड़ा अलग हो जाता है, ट्रांसपोजिशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये दोनों आपके मतलब सिंप्लेक्स का इसमें कुछ यूज नहीं है, ये एकदम अलग है। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत वर्डिंग इस पेपर की जो है वो आपको फर्स्ट यूनिट में समझ में आ जाएगी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी वो वर्डिंग यूज होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपका सिलेबस काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ कन्फ्यूजन होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर इस पेपर पे जैसे आप चाहते हो कि रियल एनालिसिस के सिलेबस को अलग लेके डिस्कस किया जाए, उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अलग से उस पर वीडियो बन जाएगी। या किसी भी पेपर पे आप चाहते हो, या कौन सी बुक आपको लेनी है, अगर इस पर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए भी आपको कमेंट करना है और सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, तो उसका एडवांटेज आप ले पाओ, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए वो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जय हिंद।